स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 73। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में क्लास 10th हिंदी में जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2 को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक को वर्कशीट में इसके कुछ भाग को पढ़ लिया है, जिसमें कि हमने जाना कि ब्रिटेन की महारानी की भारत में यात्रा होने वाली है और दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी है उस लाट की नाक गायब हो जाती है। पूरा महकमा, जितने भी हुक्काम हैं और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सभी उस नाक को लगाने की फिराक में हैं और एक से एक तरकीब खोज रहे हैं। इसी तरकीब के तहत एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है और वह मूर्तिकार पूरे देश भर से ढूंढकर उस लाट के नाक जैसी पत्थर खोजकर थक जाता है और लेकिन उसको नाक नहीं मिलती है। अंत में जब वह कहता है कि इसकी नाक नहीं मिल रही है तो सारे लोग हताश हो जाते हैं और सभी सुनकर हताश हो गए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें बिहार सचिवालय के सामने में 7 बच्चे शहीद हुए थे। वो बच्चे नहीं थे, क्रांतिकारी थे, हमारे देश के सैनिक थे और देश के लिए मर मिटने वालों में से थे। वे शहीद हुए थे और उनकी लाट बिहार सचिवालय के सामने लगाई गई है, सेक्रेटेरिएट के सामने लगाई गई है, मूर्तियां हैं। तो उसने कहा कि उन्हीं में से किसी की मूर्ति शायद फिट हो जाए, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों की मूर्तियों की नाक की नाप ली गई थी वो सब के सब जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो मूर्तिकार ने सोचा कि हो सकता है कि इन बच्चों की मूर्तियों की नाक फिट हो जाए, लेकिन बात नहीं बनी। तो वहां भी गया, लेकिन उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। तो यहाँ लेखक के कहने का भाव यह है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं देश में, उनका सम्मान भी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान के आगे कहीं बड़ा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि अब बताइए अब मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी, राजधानी मतलब दिल्ली में जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया मतलब नया पेंट किया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, मतलब बड़े अफसरों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई कि अगर नाक न लग पाई तो फिर रानी के स्वागत करने का मतलब ही क्या है, फिर तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। ऐसा वहाँ के पदाधिकारियों को लग रहा था। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने पहली शर्त दोहराई। शर्त क्या थी कि जिस कमरे में कमेटी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। पहले जिस तरह से उसने गुप्त सुझाव दिया था उसी तरह से उसने फिर गुप्त सुझाव दिए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो वही मूर्तिकार कह रहा है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई कि तुम किसी की भी नाक काटकर जिंदा लगा सकते हो। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई, मतलब उसके जो कचरे थे उसको निकाला गया। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कभी भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, मतलब स्वागत समारोह नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, मूर्ति के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि सारे अखबार खाली थे? उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मान सम्मान की चिंता थी, हिंदुस्तान के कटे नाक की चिंता थी। इसलिए अखबारों ने उस चीज़ का चित्रण नहीं किया। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कि रोगन। रोगन का मतलब होता है चिकना लेप, जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाए। अचकचाया मतलब चौंक उठना, भौचक्का होना। अब कुछ प्रश्न भी हैं, और ये प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। नाक लगाना से पहले क्या क्या तैयारियां की गई, मतलब नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। और प्रश्न 5 है, यह एक गतिविधि है। यह पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के सभी कथन ढूंढ कर लिखिए। तो चलिए अब इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने पूरे भारत के लाटों की नाप ली। और प्रश्न 2 है, बिहार में शहीद होने वाले बच्चों की लाटों की, इसका दूसरा पॉइंट है कि पहला काम तो ये हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने पूरे भारत के लाटों की नाप ली। और दूसरा काम हुआ बिहार में शहीद होने वाले बच्चों के लाटों के नाप ली। और तीसरा, यहाँ तक कि मूर्तिकार ने भारत के किसी एक व्यक्ति का जिंदा नाक काट कर लगाने की बात भी कही। फिर प्रश्न 2 है, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। तो उसका उत्तर है, नाक लगाने से पहले जॉर्ज पंचम की नाक को मलमल कर लाट, यहाँ नाक नहीं लाट होगा, जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, लाट के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, फिर उसमें ताज़ा पानी डाला गया। और प्रश्न 3 है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को बताया कि जॉर्ज पंचम की लाट पर ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और इसके बाद प्रश्न 4 है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम के लाट पर
जिंदा नाक लगने से अखबार शर्मिंदा थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना एक छोटे बच्चे से भी ना की जा सके, उस जॉर्ज पंचम की नाक पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई थी, रखी गई थी। और प्रश्न 5 है, यह एक गतिविधि है। यह पाठ एक व्यंग्य रचना है जिसमें मौजूद व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। ऐसा ही कुछ और पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ कुछ और पंक्तियां लिखी गई हैं जो व्यंग्य जैसी हैं। दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ना थी। और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। सरकारी तंत्र में जो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी मानसिकता को दर्शाती है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। तो ये सब कुछ प्रश्न उत्तर थे जो वर्कशीट से संबंधित थे, और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।